ठीक है। yesterday we have completed northern mountain ranges, ठीक है। we have seen how the Himalayas were formed, ठीक है, how the Himalayas were formed, and we have seen because it is because of the continental collision of Indian plate with the Eurasian plate, उससे पहले Tethys Sea था, राइट। तो अब देखिए जो ये इंडियन प्लेट है ना, प्लेट है ना, इसका नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट था, ठीक है। ऊपर में अपना यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, बीच में अपना टेथिस सी है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे हुआ? इस जोन में हुआ, ठीक है। पहले ये टकराया है, ठीक है। इसके टकराने के बाद यहां पर एक सूचर जोन बना, सूचर जोन मतलब जैसे सिल जाता है कोई भी चीज या वेल्डिंग हो जाती है, वैसा हो गया है। ये शट डोर फिनोमिना के थ्रू हुआ, शट डोर फिनोमिना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इस शट डोर फिनोमिना के कारण क्या हुआ है? ईस्टर्न हिमालयस का एलिवेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, और नैरोअर है कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हिमालयन रेंज है, ठीक है, दिस इज द हिमालयन रेंज, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन प्लेट यहां जाकर के टकराया है, तो पूरा क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं कि यहां पे विंध्यन माउंटेन रेंज था, ठीक है, विंध्यन माउंटेन रेंज, एंड दे वेर ब्लॉक माउंटेन्स, तो यंग फोल्ड माउंटेन से ब्लॉक माउंटेन्स रिलेटिवली हाइट में छोटा है, काफी छोटा है, तो ये है। तो इस दोनों के बीच में डिप्रेशन है ना, इस दोनों के बीच में डिप्रेशन है। तो इसको बहुत लोग इनिशियली बोलते थे कि ये फॉल्ट हो सकता है, बहुत सारे ज्योग्राफर, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली, ठीक है। पर रिफ्ट वैली तो फॉल्टिंग फिनोमेना से बनता है ना, मैंने आप लोग को फिजिकल ज्योग्राफी में बताया है, ठीक है। तो फॉल्टिंग से तो ये नहीं बना है, ठीक है, ये तो कॉल्यूजन से बना है, टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से आके टकराई है, तो इसको फॉल्ट्स नहीं बोल, फॉल्टिंग से बना ही नहीं है, तो रिफ्ट वैली नहीं है। और रिफ्ट वैली का गहराई भी काफी होता है, ऑन एन एवरेज 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का रिफ्ट वैली का डिप्रेशन होता है, तो ये डिप्रेशन तो है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? 4 डीप, लिख लीजिए, फोर डीप। ये आपका क्या है? हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज, और ये आपका क्या है? विंध्यन रेंज, ठीक है। तो इसको कहा गया 4 डीप, ठीक है। बीच में तो ओशन का पार्ट था ना जी, ठीक है, तो दिस इज नोन एज 4 डीप, ठीक है। 4 डीप का आप डेफिनेशन देखेंगे तो ओशियानिक डिप्रेशन बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब because of this Himalayan range, what we see is that this is forcing the southwest monsoon for orographic rainfall. orographic rainfall मतलब माउंटेन की वजह से अगर क्लाउड्स को रोका जाता है और रेनफॉल जिसके कारण हो, उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसका एलिवेटेड है, काफी एलिवेटेड है ये, राइट, एंड सिंस इट इज हाईली एलिवेटेड द रिवर्स विल कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स का डिपॉजिट इधर से, बाकी इधर से भी रिवर्स है, ठीक है। आप अगर इंडियन मैप देखोगे, फिजिकल इंडियन मैप, तो आपको कौन कौन सा रिवर्स दिख रहा है इधर? चंबल,
बेतवा, मेजर रिवर्स देखना है, केन, सोन। तो इतने सारे मेजर रिवर्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं विंध्यन साइड से, तो क्या होगा, देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंटल डिपॉजिट्स and this will lead to filling up of this pore deep, and this will lead to creation of what, northern Indian plain। ठीक है, अगर इसका वेस्ट टू ईस्ट ठीक है, इसका एक्सटेंट जो है वो है 3200 किलोमीटर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। और इसका जो विड्थ है ना, ये लेंथ हुआ, ठीक है, लेंथ, इसका जो विड्थ है वो वेरी करता है, कभी 450, राजस्थान में 450, पंजाब वाला बेल्ट से स्टार्ट करो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उधर 450, फिर राजमहल के पास चले जाओ तो वहां पर 150। राजमहल, रिमेंबर, फरक्का बराज इज द प्लेस वेयर मालदा फॉल्ट इज देयर, मालदा फॉल्ट इज द प्लेस वेयर गैंजेस डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है 2 भाग में, तो वहां पर 150 के लगभग है। वापस आप गैंजेस में जाइए, बंगाल में जाइए तो अराउंड 450 किलोमीटर का विड्थ है, 500 से 450 किलोमीटर का विड्थ है, तो ये विड्थ वेरी करता है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट अलूवियल ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये 3200 किलोमीटर जो है ना, इसका 2400 किलोमीटर अभी इंडिया में है, ठीक है। बाकी 800 का लगभग अगर आप पाकिस्तान का पोर्शन देखेंगे तो उधर चला गया है, ठीक है। अराउंड 24-2500 किलोमीटर लाइज इन इंडिया, ठीक है। अलूवियल सॉइल से बना हुआ है ये, अलूवियल सॉइल XC2 इन ओरिजिन है, ठीक है, बाहर से आया हुआ है, ठीक है। कौन सा लाया है, रिवर्स का डिपॉजिट है, तो फ्लूवियल डिपॉजिट है, ठीक है। ये भी वेरी करता है एज पर इट्स साइज, ठीक है। अलूवियल सॉइल को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं, सैंडी, सिल्टी एंड क्लेई, ठीक है। सैंडी, सिल्टी एंड क्लेई, ठीक है। सैंडी क्या होता है, कोर्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, कोर्स होंगे, ठीक है। सिल्ट क्या होता है, रिलेटिवली वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। क्ले क्या होता है, सबसे फाइन, इससे ज्यादा कुछ फाइन हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा छोटा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो जितना फाइन होगा उसका कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा। सैंडी जो है वो कोर्स पार्टिकल्स है, ठीक है, तो रिलेटिवली दे आर बिगर इन साइज। सो कभी बालू पर पानी डालें हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, पानी बह जाता है अंदर, ठीक है। सिल्ट का सैंडी से छोटा है, ठीक है, तो उसकी वाटर रिटेंशन, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो रिलेटिवली ज्यादा है। और क्लेई की सबसे ज्यादा है, मतलब कीचड़ विचड़ ज्यादा हो जाता है जहां पे क्लेई एरिया होता है, क्योंकि वाटर को परकोलेट करने ही नहीं देता है, ठीक है। परकोलेशन ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड बाय द क्लेई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ये अलूवियल सॉइल से बना है, तो सैंडी, सिल्टी और क्लेई होता है एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो पार्टिकल्स है ना, इनका सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज हर जहां होता है, ठीक है। तो बेस्ट सॉइल कौन होगा, जिसमें ये 33% होगा, ये भी 33% होगा, ठीक है, ये भी 33% होगा। उस सॉइल को जिसमें तीनों का अनुपात, ऑल 3 ऑफ देम विल बी इक्वली प्रेजेंट, इज नोन एज लूम सॉइल,
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज वी विल बी नीडिंग इट, ठीक है, लूम सॉइल, ठीक है। ठीक है, सो एक्चुअली हो क्या रहा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस दिस नॉर्थ नॉर्थ अलुवियल प्लेन हैज बीन फॉर्म, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन या नॉर्थ, ठीक है, जो अलुवियल प्लेन है, इट इज द क्रेडल ऑफ कल्चर, ठीक है। हिस्टोरिकली इट इज नोन एज क्रेडल ऑफ कल्चर। इसी प्लेन में तो आपका हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो इंदस नदी के किनारे था। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन है क्या, इंदस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक का सफर है, बीच में गैंजेस है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली इट हैज बीन द क्रेडल ऑफ कल्चर्स, वेदर इट हैज बीन मगधन किंगडम और द इंदस वैली सिविलाइजेशन। जितने भी मेजर आपके हिस्टोरिकल टाइम्स में कल्चर प्रोड्यूस हुए या संस्कृति सिविलाइजेशन जो भी हुई वो इधर हुआ, ठीक है। क्यों, इट वॉज एक्सट्रीमली फर्टाइल बेल्ट, ठीक है। फर्टाइल बेल्ट होगा तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स होगा या नहीं होगा, सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स होगा तो ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। जिसके पास सरप्लस है वही ना बेचेगा, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं वो धंधा कहां से स्टार्ट करेगा, राइट। दे वोंट बी इन्वेस्टिंग इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी, rather for them a mere existence is challenge, day and night they are working for fulfilling their hungry stomach, ठीक है। खाना यहां पर पहुंचाना है, इस चक्कर में बाकी कुछ नहीं सोच सकते हैं। जिसका पेट भरा हुआ है वहां पर ही संस्कृति या सभ्यता का उत्थान होगा, राइट। तो फर्टाइल बेल्ट है, सरप्लस है, सरप्लस विल लीड टू कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, इसी कमर्शियल एक्टिविटी से ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो मिड 18th सेंचुरी में ना, एज पर अमर्त्य सेन, मिड 18th सेंचुरी, जब तक पूरी तरह से ब्रिटिश मतलब बैटल ऑफ ये पलासी और बक्सर से पहले वर्ल्ड का 24% जीडीपी इंडिया कंट्रीब्यूट करता था और उसमें भी मेजर यही बेल्ट, ठीक है। बिकॉज इवन टुडे द 60% और 2/3, नियर अबाउट 2/3, 60% लेके चलिए आप, नियर अबाउट 2/3, ठीक है, नियर अबाउट जो सीरियल्स है ना आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बेल्ट, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बेल्ट, ठीक है। आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहां आया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। बाद में आप बोल सकते हैं कि जब राइस में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, राइस बेल्ट में, तो पोर्शंस ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड तमिलनाडु, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस ईयर में आया इंडिया में, 1966, 1967, ठीक है। कौन सा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया है, इसीलिए उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हम सेल्फ सस्टेनेबल हो गए। PL 480 जो प्रोग्राम था यूएस का, जिससे हमें आर्म ट्विस्ट किया जाता था, उसको खत्म करना शुरू हो गया, ठीक है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। और जब व्हेन द ग्रीन रिवॉल्यूशन केम इन, वी बिकेम सेल्फ सस्टेन। और जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं इंडिया में पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो आज भी हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में या मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में किए हैं,
क्योंकि हम इस तरह यहाँ जो आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, कोरोना काल में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम था। इंडिया में 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फीड कर रही थी बिकॉज वी हैड सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, प्लस 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का ड्यूरिंग कोरोना। इससे क्या हुआ, फूड इन्फ्लेशन वाज केप्ट अंडर कंट्रोल। ठीक है, दुनिया में सब चीज का मार सहा जा सकता है, भूख का नहीं। ठीक है, तो कोरोना काल में जो इंडिया लगभग 2 साल तक जो लॉकडाउन रहा है, वी हैव बीन एबल टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट इज एट्रीब्यूटेड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ अलुवियल ट्रैक्ट वी हैव। ठीक है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका एक्सटेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ फिजिकल फीचर्स हम लोग देख लें। ठीक है, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स है, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का खासियत क्या है, दे आर लॉफ्टी, वेरी टॉल, हाई एलिवेशन। सो हाई एलिवेशन से जब वाटर फ्लो करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो जब वाटर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो इसकी इरोजनल कैपेसिटी क्या होगी, रेट ऑफ इरोजन हाई। ठीक है, तो अपने साथ काफी बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स, सैंडी पार्टिकल्स, साथ में सेडिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ सिल्ट्स इट विल कैरी। ठीक है, तो जो सबसे पहला जमा होगा वो बड़े बड़े बोल्डर्स जमा होंगे। आई नीड टू चेंज द कलर। बड़े बड़े बोल्डर्स जमा होंगे। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स जमा होंगे। ठीक है, कोर्सर पार्टिकल्स यहां पे जमा होगा। ठीक है, तो इट विल, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इट विल अपीयर एज हैंड फैन। हाथ पंखा देखे ना कभी, उसका शेप क्या होता है, ऐसा होता है। तो आप ऊपर से देखिएगा तो पहाड़ के बीच से जो निकलता है, पहाड़ों के बीच से, तो आप देखिएगा इस तरह का डिपॉजिट्स होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अलुवियल फैंस, क्योंकि सिर्फ पेबल्स, बोल्डर्स नहीं होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको सेडिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ कोर्सर सैंडी मटेरियल्स और फाइनर भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज बोल्डर्स what it will appear is that the water will go beneath it because इसका परकोलेशन बहुत ज्यादा होगा, इसके बीच में काफी गैप है, तो पानी इसके नीचे से निकल जाएगा। तो what does it appears that water has entirely disappeared, तो ऐसा लुक देगा। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में देवप्रयाग के ऊपर जाइएगा ना, तो आपको श्रीनगर करके एक सिटी आता है, वो काफ़ी टूरिज्म का काफ़ी अच्छा प्लेस है, लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यही भाभर जोन दिखेगा, काफ़ी चौड़ा है, पेबल्स है बड़े बड़े। ठीक है, बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, बट द वाटर का एक थिन स्ट्रीम आपको बीच में दिखेगा, बाकी हर जहाँ से मिसिंग दिखेगा आपको पानी। ठीक है, नीचे से एक हल्का सा पानी आपको दिखेगा। अगर आप पुरानी मूवीज देखेंगे तो उसमें भी आप ब्लैक एंड व्हाइट एरा वाले मूवीज के गाना देखेंगे तो हीरो हीरोइन का मोस्ट ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग हैज बीन, उसको फिल्माया गया है ऐसे ही जोन पे, क्योंकि एक पत्थर से दूसरे पे उछलते हुए जाते हैं और वैसा वाला है। ठीक है, तो इसको भावर जोन कहते हैं। एंड इट अपीयर्स, ऊपर से देखिएगा तो हाथ पंखा की तरह दिखता है, इट अपीयर्स एज ए हैंड फैन, तो इसलिए इसको अलुवियल फैन कहते हैं। नाउ देयर विल बी ए क्वेश्चन इन यूपीएससी, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। मुझे बताइए
कि अलुवियल फैन की जो हाइट है, ये हाइट ठीक है, हाइट ठीक है, ये एरिड एरिया में ज्यादा होगी या फिर क्या कहते हैं वेट एरिया में, हाई रेनफॉल वेटर एरियाज वेयर द हाइट विल बी मोर, द हाइट ऑफ अलुवियल फैन विल बी मोर वेयर इन द एरिड एरियाज, ठीक है, एरिड एरियाज में भी मान लो कहीं पे पानी आ रहा है, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर इट हैज नाउ बिकम लेस ससेप्टेबल टू रेनफॉल, ठीक है, so still there is alluvial fan over there, so the height of alluvial fan in arid area or wetter area will be more. देखिए इधर पानी आ रहा है, हाई स्पीड में आ रहा है, बिकॉज ऑफ एलिवेशन द रेट ऑफ इरोजन इज क्वाइट हाई, सो रेट ऑफ इरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एलिवेशन, ठीक है, क्वेश्चन ये है। एरिड एरिया मतलब जहां पे पानी कम होता है, रेनफॉल कम होता है, वेटर प्लेसेस में इसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आप में से कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है। एनसीईआरटी में भी अगर आप ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर के 12 तक है ना, ठीक है, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो ये मेंशन्ड है, सिंपल सा लॉजिक है कि एरिड एरिया में एक ही बार जो फॉर्मेशन हो गया है, क्या रिवर में वही फ्लो हमेशा रहेगा, नहीं ना, तो रिवर का फ्लो ही तो इसको बाद में आगे पुश करेगा। रिवर माइटी रिवर है, राइट, एलिवेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ इरोजन ज्यादा है। एरिड एरिया में तो पानी ही नहीं ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एलिवेशन और नो एलिवेशन, वो छोड़ दीजिए, वो तो बाद में हम सोचेंगे, पानी ही नहीं है, तो जब पानी ही नहीं है तो कहाँ पुश करेगा ज्यादा, तो अलुवियल फैन का हाइट कहाँ ज्यादा होगा, एरिड जोन में, हमेशा याद रखिएगा, ये यूपीएससी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। मैं आया भाबर जोन, ठीक है, ये भाबर जोन आपको जम्मू में भी काफी मिलेगा देखने के लिए, जम्मू में भी, ठीक है, फिर आपको मैंने बताया श्रीनगर उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, और फिर अरुणाचल में आप जाते हैं तो पासी घाट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां भी आपको काफी दिखेगा, ठीक है। So once the river has crossed from Bhabar zone, it will enter the plains. Now the carrying capacity of river, छोड़ दो वो कैरिंग कैपेसिटी बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर विल इट रिमेन सेम और नॉट? नो, इट विल नॉट रिमेन सेम बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल देयर इज हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स थोड़ा अप्लाई करें, अगर यहां से कोई पत्थर मैं नीचे आपके पैर पे गिराऊं तो मैं अपने पैर में तो नहीं गिराऊंगा, आपके पैर पे गिराऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा चोट लगेगी, या यहां से जो पत्थर थोड़ा नीचे हाइट से गिराऊं, डेफिनेटली जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, और आपको उतना ज्यादा चोट महसूस होगा, राइट। बाकी सारे भी फैक्टर हैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर फ्लो अचानक जब प्लेन से इनकाउंटर करेगा तो यहां पर क्या था, सकरा था, अचानक वो फैल जाएगा, तो व्हाट विल अपीयर ओवर हियर, वेरी स्वाम्पी एरिया, ठीक है, बिकॉज रिवर चैनल हैज बिकम ब्रॉडन ऑल ऑफ ए सडन, राइट, एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज नॉट सेम, तो रिवर का पानी थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहेगा, स्टैग्नेशन होने की वजह से क्या होगा, स्वाम्पी जोन विल बी फॉर्म्ड, मतलब दलदली इलाका होगा, राइट, यहां पे पानी तर बतर कर देगा, तो तेराई बेल्ट और तेराई जोन, तेराई हैज कम फ्रॉम वर्ड तर, हम लोग बोलते हैं ना गर्मियों में पसीने से तर बतर हो गए हैं, ठीक है, तो तर, ठीक है, तराई बेल्ट स्वाम्पी एरिया, हाई अमाउंट ऑफ स्वाम्पीनेस, तो स्वाम्पीनेस है, तो स्वाम्पीनेस में क्या है, पानी काफी ज्यादा है, ठीक है, पानी काफी ज्यादा है तो मैक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा,
माइक्रोबियल एक्टिविटी स्वाम्पी एरिया में ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्वाम्पी एरिया है, पानी जमा हुआ है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा है। जी बताएं। ठीक है, ठीक है, जो आपके माइक्रोब्स होंगे उनका एक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया जो है उसका एक्टिविटी ज्यादा होगा जहां पे पानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी। और आपको पता है कि बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोसोम वगैरह जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। एक सवाल आप सबसे पूछेंगे, वो कौन सा सबसे जरूरी एलिमेंट है जो जीवन के लिए जरूरी है? विच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट? एलिमेंट मैं पूछ रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, पोटाशियम है। क्यों नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्यों? अमोनिया में नाइट्रोजन है तो उससे इसका क्या लेना देना? कोई ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन से सांस लेंगे, ठीक है, पेड़ को जरूरत है ऑक्सीजन की, पेड़ तो ऑक्सीजन देता है ना। तो ठीक है, सबसे ज्यादा चीज जरूरी है नाइट्रोजन, क्योंकि हमारा डीएनए नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, और हमारे डीएनए में ही हमारा सॉफ्टवेयर है कि हम कैसे होंगे। ठीक है, तो जो डीएनए है वो नाइट्रोजन से बना है, इसीलिए किसी भी प्लैनेट पे अगर जीवन है तो उसके लिए एसेंशियल चीज क्या है? नाइट्रोजन होना। पर साइन ऑफ लिविंग थिंग्स किससे मिलेगा? नाइट्रोजन है, ये पता चल गया कि नाइट्रोजन है तो जीवन होगा, ये बोला जा सकता है। इफ देर इज ए नाइट्रोजन देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट देर विल बी लाइफ। पर लाइफ का साइन हमें कैसे पता चलेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो चंद्रयान मिशन हुआ था ना, सॉरी जो मॉम मिशन हुआ था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ग्रह पर जो गया था चंद्रयान नहीं, मंगल ग्रह पे जो गया था वो किस लिए गया था? साइन ऑफ लाइफ को खोजने। तो वो क्या खोज रहा था? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, ऑक्सीजन मैं हमेशा बोल रहा हूं, साइन ऑफ लाइफ। मीथेन, जो भी लिविंग बींग्स है ना वो मीथेन एमिट करता है। ठीक है, एनारोबिक रिएक्शन या कुछ ऐसा होगा, हमारे पेट से क्या हो रहा है? मीथेन ही तो निकल रहा है। जो आपके कॉ कैटल्स हैं उससे मीथेन निकल रहा है, जो आपके राइस फील्ड हैं उससे मीथेन निकल रहा है। ठीक है, तो मीथेन से पता चल जाएगा कि वहां पे लिविंग बींग है। कंडीशन क्या है? नाइट्रोजन होना जरूरी है, नाइट्रोजन इज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, मीथेन से हमें पता चलेगा वहां है। ठीक है, तो स्वाम्पी एरिया है, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगा, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अलूवियल सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है अलूवियल सॉइल, इसीलिए यूरिया का उपयोग हर कोई करता है नॉर्दर्न बेल्ट में, क्योंकि यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है। सो नाइट्रोजन की कमी है अलूवियल सॉइल में। लेकिन तराई बेल्ट का जो स्वाम्पी सॉइल है, स्वाम्पी एरिया है, वहां का जो पीटी सॉइल है, पीट मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, तो वहां पे गड्ढे जो मतलब क्या कहते हैं, जहां पे पानी रुक गई है, जो स्वाम्पीनेस हो गया है, तो पीटी सॉइल है। पीटी सॉइल इज ब्लैकिश ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, अलूवियल सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है, ये अपवाद है तराई बेल्ट। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, alluvial soil is directly dependent on the presence of nitrogen। ज्यादा उर्वरा क्षमता होगी जलोढ़ मिट्टी की, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? नाइट्रोजन पर। ये नाइट्रोजन कैसे मिलता है उसे? यूरिया के थ्रू। तभी ना इंडिया में यूरिया स्कैम भी होता है जी। अगर यूरिया का इतना वाइड स्प्रेड यूज ना हो तो स्कैम कर पाना मुश्किल हो। ठीक है, कटाक्ष कर रहा हूं, सजेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो स्कैम कर पाना मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि इंडिया में अलुवियल सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए नाइट्रोजन यूज हो रहा है। इंडिया में 38% जो सॉइल है, अराउंड 30%, 38% सॉइल दे आर अलुवियल इन नेचर, याद रखिएगा, ठीक है। और अलुवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। ये अपवाद है, तराई बेल्ट में नाइट्रोजन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्वाम्पीनेस, और उसको पीटी सॉइल कहते हैं। बना तो है ये अलुवियल से ही, पर वो अलुवियल जहां पे पानी जम गया, स्वाम्पी एरिया हो गया, स्वाम्पी एरिया होने के कारण माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा हुई, और बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन टू द सॉइल। राइजोसोम, आप में से कोई अगर खेतिहर परिवार से है, कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, व्हाट यू विल फाइंड इज दैट रोटेशन में क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया? राइस हो गया। राइस होने के बाद क्या हो गया? लोग उसमें दलहन लगाते हैं, ठीक है। दलहन मतलब पल्सेस। तो पल्सेस के जड़ में जो होता है राइजोसोम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन को नेचुरली फिक्स करता है। अब आप पूछेगा ये नाइट्रोजन आता कहां से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? सॉइल से निकलता है। आप लोग बताएं मुझे। देखिए, नाइट्रोजन हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। 71 या 72% इज नाइट्रोजन, सॉरी 78% इज नाइट्रोजन, 79 या 78%, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमको ऊपर नीचे से लाने की क्या जरूरत है? दूसरा क्या पॉसिबल तरीका है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सॉइल में? भाई ये जो बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग, बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग ऑल्सो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल। मैं नेचुरल फैक्टर पूछ रहा हूँ आपसे, यूरिया या नाइट्रोजन के डिपेंडेंट खाद या फर्टिलाइजर्स के नाम नहीं पूछ रहा हूँ। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल इज थ्रू राइजोसोम, और एक दो और बैक्टीरिया भी हैं, या पल्स फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरियाज इन द रूट्स ऑफ पल्सेस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिए क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? लाइटनिंग, ठीक है। तो स्वाम्पी एरिया है, ठीक है। स्वाम्पी एरिया के बाद क्या होता है? रिवर आगे बढ़ती है, ठीक है। रिवर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे चैनलाइज हो जाती है, ठीक है। और जब चैनलाइज हो जाती है तो उसका डायग्राम मैं ऐसा क्रॉस सेक्शन में बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन शो कर रहा है वो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहां पे पानी है, ठीक है। ये क्या हुआ? नेचुरल लेवीज है, जहां पे रिवर ने इनिशियली डिपॉजिट किया है उसके किनारों में, तो नेचुरल लेवीज, ठीक है। नेचुरल लेवीज है, ठीक है। एक तरह से इम्बैंकमेंट है, नेचुरल इम्बैंकमेंट। स्पेलिंग चेक करना होगा मुझे भी, ठीक है। नेचुरल लेवीज इम्बैंकमेंट, ठीक है। इम्बैंकमेंट है जो रिवर के डिपोजिशन की वजह से हुआ है। इसका मैक्सिमम हाइट 10 मीटर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इसका, ठीक है। तो रिवर में जब फ्लड आएगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लड? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल रीजन फॉर फ्लड? रेनी सीजन में ही फ्लड क्यों आता है नॉर्थ इंडिया में? रेनी सीजन तो बाकी सब जहां भी हो रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ही फ्लड क्यों आ रहा है? हिमालयन रिवर जहां जहां है वहीं फ्लड क्यों आ रहा है?
एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी बिना पढ़े। हाँ बताइए। देखिए, सिंस यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन दैट यू शुड बी स्टडिंग एनसीईआरटी। और मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, उसको एक या दो बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है। जी बताएं। हाँ हाँ हाँ। ठीक। हम्म हम्म हम्म। देखिए, इनका कहना है कि मानसून आता है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है हिमालयन रेंज की वजह से, उसकी वजह से नदियों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, डेफिनेटली बढ़ जाती है क्योंकि रेनफॉल हुआ है। तो नदियों की कैपेसिटी तो वेस्टर्न घाट में भी बढ़ती है। केरल में फ्लड आया था ना, तो वंस इन ए वाइल आता है, हमेशा नहीं आता है। ठीक है। एनसीईआरटी जो रीजन दे रहा है ना, वही रीजन सही रीजन है। तो एनसीईआरटी बोलता है कि ड्यूरिंग समर जब मैक्सिमम हीट रीच करता है, तो जून तक रीच करता है। आप दिन को ही लेके चलिए, को 12 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है या 2 से 3 के बीच में ड्यूरिंग समर, 2 से 3 के बीच में। ठीक है। वो अलग फिजिकल प्रोसेस है, मैं फिर कभी बताऊंगा। पर ये चीज आप समझिए कि गर्मी सबसे ज्यादा जून में होती है। ठीक है। और 15 जुलाई जून तक सब जहां इंडिया में, 15 जून के बाद सब जहां ऑलमोस्ट जहां पे फ्लड एरिया है वहां का मैं बता रहा हूं, मानसून एंटर कर जाता है। ठीक है। तो हमारा जो ग्लेशियल डिपॉजिट है हिमालय पे, आइस स्नो कैप्ड जो माउंटेन है, आइस कैप्ड जो माउंटेन है, वो भी सबसे ज्यादा पिघलना तभी शुरू करते हैं जून में, आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ जून, राइट। और उसी समय पानी पड़ती है, मतलब इधर से भी सरप्लस उधर से भी सरप्लस। सो पॉसिबल रीजन है ये दो। ठीक है। बोथ बिकॉज ऑफ मॉनसून, orographic rainfall, the water capacity in the river, the water in the river, there is a huge increase in the volume। ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लेशियल सबसे ज्यादा पिघलते हैं उस समय। ठीक है। एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये नेचुरल लेवीज है, इम्बैंकमेंट। ठीक है। तो जब रिवर बना था, ठीक है, 2 मिलियन ईयर के पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब यहाँ पे सेडिमेंट्स लगभग हो गए थे तो रिवर दौड़ना शुरू किया, तो रिवर और चौड़ा रहा होगा रिलेटिवली। ठीक है। रिलेटिवली और चौड़ा रहा होगा। नेचुरल लेवीज उस समय तो नहीं बनी होगी ना, उस समय तो डिपोजिशन ही चालू हुआ होगा, तो रिलेटिवली वो काफी चौड़ा रहा होगा। तो उस समय जो उसने डिपॉजिट किए हैं, उस समय जो डिपॉजिट इधर किए हैं, ये क्या है, ओल्ड अलुवियल है, ओल्ड अलुवियल। ठीक है। ये ओल्ड फ्लड प्लेन रहा है उस जमाने का, जब इनिशियली बन रहा था। ठीक है। तो इस ओल्ड फ्लड प्लेन्स को क्या बोलते हैं, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आता है। ठीक है। भांगर जोन याद रखिएगा, आपको भाभर और भांगर में कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो इसमें एन एक्स्ट्रा है। ठीक है, भांगर। ठीक है। और जी याद रखिए तो गंगा जी। ठीक है। तो ये ओल्ड अलुवियल प्लेन हुआ। ठीक है। और जहां पे फ्लड प्लेन ड्यूरिंग, अगर मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर है, ऐसे रिवर है प्लेन्स में। ठीक है। अगर ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि जब इसमें बाढ़ आती होगी तो क्या होता होगा, रिवर थोड़ा इधर फैलता होगा, इधर फैलता होगा, इधर फैलता होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड।
ठीक है, जहां फैलता होगा उधर कुछ डिपॉजिट करता होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप भी बनाएं। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में वो डाल दें, लेटर ऑन उनके डाउट क्लियरेंस क्लासेस जो होंगे उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड जो डिपोजिशन है वो है। ठीक है, तो ये हर साल डिपॉजिट हो रहा है, नया नया अलूवियल डिपॉजिट हो रहा है ना जी हर साल। ठीक है, तो इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, ये काफी फर्टाइल होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूअर सॉइल है, हर साल नया नया लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं खादर जोन। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये हम लोग रिवर की स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमने किया था, हम सिर्फ आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जाके क्या होता है, रिवर ब्रेडेड चैनल, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होता है वो भी मैंने बताया था, जो लोग नहीं जानते उनको बता रहे हैं। मान लीजिए रिवर में ज्यादा फ्लो आ गया, मान लीजिए ये है रिवर। ठीक है, ये रिवर है। ठीक है, ऐसे हो रहा है मियांड्रिंग, मतलब रिवर मियांडर कर रहा है, घूम घूम के जा रहा है। क्यों घूम घूम के जा रहा है? क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है नहीं, लेकिन इसके साथ सिल्ट ज्यादा है, राइट। तो सबको डिपॉजिट करते हुए जा रहा है रास्ते में, तो नेचुरल लेवीज बन रहे हैं इस तरफ भी, ये डिपोजिशन है ना, ये भी डिपोजिशन है, उसके दोनों तरफ बन रहे हैं, तो उसके कारण उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो घूम घूम के जा रहा है, मियांडर करके जा रहा है। इंग्लिश में मियांडरिंग बोलेंगे, हिंदी वालों के लिए घूम घूम के जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, अचानक मान लीजिए रिवर में वॉल्यूम बढ़ गया, रिवर ऐसे जा रहा है, पानी है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो पानी जब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या है, दरिया है, हम अपनी हुनर जानते हैं, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन पड़ेगा, तो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नया रास्ता बना और इसका कट हो गया। ठीक है, जो नया रास्ता बना वो ऐसा बना और ये कट ऑफ हो गया, इसका कट ऑफ हो गया। तो कभी बैल देखे हैं? जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग आईना जाके ना देखें, गौशाला में जाके देख लें, शायद बैल और गाय मिल जाए आपको। ठीक है, हमारी माता जी हमें बैल बोलती थी, इसलिए मैंने बोला कि आईना ना देखें। ठीक है, बैल बुद्धि। ठीक है, तो बैल के जो पीठ पे हम्प बना होता है वो ऐसा होता है, तो इसी को कहते हैं ऑक्स बो, मतलब उसके पीठ का धनुष ऑक्स बो। और ये कट ऑफ हो गया है ना रिवर से, तो ये क्या हो गया है, लेक हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सबो लेक। एनी आइडिया? अब ये क्वेश्चन आपको आएगा, जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको आएगा, आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में आ जाए, आपके यूपीएससी पेपर में आ जाए। ठीक है, इट विल कम इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एज वेल। आप लोग स्टेट पीसीएस के अंदर आरओ देते हैं, हाई कोर्ट के अंदर आरओ देते हैं, तो वहां भी आ सकता है, या जेनरिक क्वेश्चन है,
एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कहाँ है या किस नदी पर है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया जा सकता है। द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया इज इन विच स्टेट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं लिख लीजिए, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया इज इन विच स्टेट, लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया इज इन विच, इन इज इट इज ऑन विच रिवर, रिवर पर तो नहीं है, पर रिवर की वजह से है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर हो सकता है, ठीक है। तो लिखिए, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन लिखिए ना, ये क्वेश्चन लिखिए, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। ठीक है, चलिए मैं इंडियन रिवर का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगी। इंदस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गैंजेस। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था कि विच स्टेट, तो मैं ऑप्शन दे देता हूं वहां पे, आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, बिहार। थोड़ा पॉज करके, जो लोग भी ऑनलाइन है थोड़ा पॉज कर करके वो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों आएगा मैं बता देता हूं। पहली बात, रामसर साइट्स का नाम आप नहीं जानते हैं तो इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। जितने भी वेट लैंड ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं उनको रामसर साइट में कहा जाता है, लाया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो सिग्निफिकेंस का है वो रामसर साइट का हिस्सा है ही, ठीक है, जरूरी नहीं है, पर रामसर साइट में आने से उनको फंडिंग मिल जाती है, टेक्निकल नो हाउ मिल जाता है, एक्सपर्ट सजेशंस मिल जाता है उनके रख रखाव के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक वेटलैंड हुआ जहां पर वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल, नंबर वन। सेकेंड, लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, बहुत बड़े समूह का, द लार्जर पोर्शन ऑफ पीपल माइट बी सस्टेनिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट वेरी वेटलैंड, राइट। तीसरा हो सकता है देयर मस्ट बी ए कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू दीपोर बील, ठीक है, इन आसाम है, ठीक है। उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, वो सिर्फ ये नहीं कि वो आसाम का सबसे बड़ा झील है इसलिए नहीं, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तीवा ट्राइब जो है वहाँ आसाम की, वो उसके कल्चर से जुड़ी हुई है ये बील, ठीक है। थर्ड, बहुत से लोगों का फिशिंग जो रोजगार है उस बील से जुड़ा हुआ है, झील से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो वेटलैंड काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो उसको अगर रामसर साइट में डाला जाएगा तो उसके लिए अलग से फंडिंग होगी, नो हाउ टेक्नोलॉजी बताया जाएगा, साइंटिफिक सजेशंस बताया जाएगा उसके रख रखाव के लिए, तो ये फायदा होता है रामसर साइट्स में आने का, ठीक है। वो रामसर साइट्स में आ गई है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ऑक्सबो लेक के बारे में। आसाम आते साथ आपका दूसरे सवाल का जवाब क्या है? रिवर वाला जवाब क्या है? इंदस फ्लो कर रही है, गंगा फ्लो कर रही है, चंबल फ्लो कर रही है, नहीं नहीं, ब्रह्मपुत्र कर रही है, राइट। तो हाँ, तो आपने लॉजिक यूज किया, पहले वाले गलत क्वेश्चन गलत आंसर करके दूसरे में, तो दोनों आंसर आपके गलत हो गए, ठीक है। यह है कांवर झील, ठीक है, बेगूसराय बिहार, ठीक है। इस बार रामसर साइट में आ चुका है, बिहार का इकलौता रामसर साइट है, ठीक है। कांवर बील, कांवर झील दोनों है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में, कांवर झील, ठीक है, फॉर्म्ड बाय रिवर गैंजेस।
लेक तो किसी भी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, मैन मेड, नेचुरल। ऑक्सबो लेक क्यों बनाया? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, इट वॉज पार्ट ऑफ द रिवर कोर्स, बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिवर कोर्स दिस वॉज टोटली कट ऑफ। ठीक है, यहां पे पानी गया तो यहां पर भी तो नेचुरल लेवीज जमा हो गई, तो टोटली कट ऑफ हो गया। पर ये लेक था क्या एक जमाने में, नदी का हिस्सा। ठीक है, उसको ऑक्सबो लेक बनाया गया, बताया गया, और ये इसी शेप का होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मियांड्रिंग की वजह से ही तो रिवर कोर्स चेंज हुआ है, घुमावदार रास्ता के कारण ही तो रिवर ने शॉर्टकट लिया जब उसकी काबिलियत हो गई। बताएं, चिल्का कहां से है? क्यों मान ले चिल्का ऑक्सबो लेक है? किसी रिवर का हिस्सा है, वो लगून है। तो शेप का तो हम बोल रहे हैं कि भाई कंडीशन क्या है ऑक्सबो लेक के लिए, कि वो रिवर का हिस्सा हो। तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया, तो हम सेकंड कंडीशन में क्यों जाएं? व्हाट इज इट्स शेप? ठीक है, पहला ही कंडीशन फेल हो गया ना, चिल्का लगून है। ठीक है, और दो तरह का वाटर होता है, सलाइन वाटर और स्वीट वाटर। सलाइन वाटर सी का होता है, स्वीट वाटर रिवर का होता है। इस दोनों के बीच के रिवर को कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो चिल्का में कुछ नदियों का पानी भी जाता है, छोटी मोटी नदियों का। ठीक है, और सो लगून है तो समंदर का भी पानी आता है, तो इसी कारण वो ब्रैकिश वाटर लेक है, वो एक्चुअली लगून है। ठीक है, कभी सी फूड खाने का मन हो तो चिल्का जरूर जाइए, आपको टाइगर प्राउन और क्रैब्स काफी अच्छे मिलेंगे। डॉल्फिन देखने का मन हो तो भी जाइए चिल्का। ठीक है, उड़ीसा इज परहैप्स इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अभी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, और रेस्ट ऑफ इंडिया को भी इतना ज़्यादा नहीं पता है उड़िया कल्चर के बारे में। अदरवाइज काफ़ी रिच है, नेचुरली काफ़ी ब्लेस्ड है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। यूपीएससी क्वालिफाई कर दीजिएगा तो भारत दर्शन में भी जा सकते हैं। वही कांवर लेक, हाँ हाँ एशिया में है। ठीक है, एशिया में है तो इंडिया में भी है। ऐसा कोई चीज जो इंडिया में, एशिया में सबसे बड़ा हो और इंडिया में हो, वो सेकंड तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई इशू? आगे बढ़े। ठीक है, ये भांगर जोन है, ओल्ड अलुवियल सॉइल है, ओल्ड फ्लड प्लेन है। आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर कोई। ठीक है, यूपीएससी अब तो काफी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने लगा, पर एक जमाना था 2013, 14, 15 तक यूपीएससी भर भर के पूछता था, अब इनडायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, खादर जोन रेगुलर फ्लड एरिया है ये। ठीक है, तो यहां पे रेगुलर फ्लड आता है, सिल्ट ज्यादा डिपॉजिट होता है। तो ये एरिया क्या हो सकता है, इस एरिया में क्या फायदा हो सकता है? वेजिटेबल्स काफी होंगे। आप गंगा किनारे जितना भी इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे, जितना भी शहर है बड़ा बड़ा, ठीक है, वहां पे वेजिटेबल्स या क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर का काफी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? सुर्ख अमरूद, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इस साल 5-6 प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जो भी हो, जीआई टैग आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस बार 5-7 चीजों को मिला है। ठीक है, महोबा एक जगह है, वहां के पान को भी मिला है। ठीक है, फिर गोरखपुर के पास नौतनवा गोरखपुर, ये जो बेल्ट है बस्ती, वहां के एक चावल को भी मिला है। उसका नाम क्या है उस चावल का जिसे जीआई टैग मिला है? मैं जो बोलता हूँ लिखते जाइए। मैंने बोला महोबा के पान को मिला है तो वो भी लिखिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। देसवारी पान या देसवारा पान है। देसवारा पान खाते हैं क्या? देसवारा पान कहते हैं क्या उसको, या देसवारी? दोनों लिखा हुआ था, हिंदी न्यूज़पेपर में इट वाज देसवारी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में इट वाज देसवारा पान। ठीक है, गोरखपुर बस्ती बेल्ट में लिखिए काला नमक। ये कौन सा वाला नमक है? काला नमक वो चावल है। हाँ, काला नमक चावल है।
टू माई अटर सरप्राइज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश का, 80 डिस्ट्रिक्ट है ना, 78 डिस्ट्रिक्ट, 80 सीट 78 डिस्ट्रिक्ट, इतना ही है ना। हाँ ठीक है, जो आपका 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक राइस का भी था। आई वॉज सरप्राइज, मुझे याद नहीं है सही से, ब्लैक राइस, ठीक है, आई हैव नो आइडिया, पर नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक राइस होता है, मतलब जो सफ़ेद चावल हम लोग देखते हैं ना वो पूरा ब्लैक राइस होता है, मैंने उसे खाया है। मणिपुरी व्यंजन है एक काले चावल का खीर, ठीक है, उसको कहते हैं चौक हाव खीर, ठीक है, चौक हाव खीर, वो काफ़ी फेमस है, मैंने उसे खाया है, उसमें जिंक कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आदमी को युवा रखने के लिए जिंक बहुत अच्छा एलिमेंट है, बाल ये वो सब जो होता है ना वो जिंक की वजह से अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बना लिए तो आगे बढ़े, ठीक है। अ, ठीक है, आपका तराई बेल्ट हो गया, आपका हांगर बेल्ट हो गया, आपका खादर बेल्ट हो गया, आपको ऑक्सबो लेक बता दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है ना, वाटर की जो रिवर जो होती है, हम लोग प्लेन्स पढ़ रहे हैं फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, इसमें है ना डिपोजिशनल वाटर के अंदर एक आइलैंड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, उसमें डिपोजिशनल होते जाते हैं, ठीक है, ये आइलैंड है मान लीजिए पानी के अंदर, रिवर के अंदर, ये आपको नॉर्दर्न के बीच का मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये रिवर वाले पोर्शन में हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, तो ब्रेडेड चैनल्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स मतलब होता है जो खजूर चोटी लड़कियों का बोलते हैं या ऐसे करके जो बनता है ब्रेडेड बोलते हैं ना, तो वो ऐसा ही लुक आ रहा है कि लड़की की चोटी बनी हुई है और ब्रेडेड चैनल्स फॉर्मेशन है, तो ये भी डिपोजिशनल फीचर है एंड हाईली फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है वो किससे बना है, सेडिमेंट्स एंड डिपोजिशन से, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और इन फ्यूचर आगे जाकर के क्या होता है, वाटर एग्जाम्पल गैंजेस का मैं बता रहा हूं, दो भाग में बढ़ गया, ठीक है, और फिर फाइनली माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, वो जाके समंदर में मिलता है, ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर, और वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, तो इवन डेल्टा इज पार्ट ऑफ, डेल्टा तक ही आना था मुझे, डेल्टा इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का पार्ट है डेल्टा, ठीक है, तो जहां भी डेल्टा होगा वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट फॉर्मेशन होगा, सैंडी सिल्टी क्ले, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्ले फॉर्मेशन होगा, सिल्ट नहीं क्ले, ठीक है, क्लेई सॉइल होगा, क्लेई सॉइल है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे इस जोन में क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा, ऐसा कौन सा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है जिसको स्टैग्नेंट वाटर होना ही चाहिए, इट इज मस्ट फॉर इट, वाटर स्टैग्नेंट हो और हो, राइस। अब वाटर से याद आया, लिखिए विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स is known as water guzzlers, water guzzler, GAZZLER, गजलर, गजलर का मतलब होता है जो पानी खूब पीता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा फसल पानी लेता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको हिंदी में, तो या वाटर गजलर के नाम से जाना जाता है, तो नंबर ए वीट, नंबर बी जूट, नंबर सी सुगर केन, नंबर डी राइस, सबको लिखने दीजिए। क्या क्या ऑप्शन दिया है मैंने, वीट, तो आंसर बताइए मुझे, क्या है?
आंसर इज शुगर केन। हम आपसे ये बोल रहे थे कि किस फसल को पानी एकदम चाहिए, कि उसको फ्लडिंग टेक्निक का जो इरिगेशन होता है वो चाहिए, वो राइस है। पर वाटर गजलर शुगर केन है। ठीक है। इंडिया दुनिया को सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या देता है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैं बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं, वो शायद टी का ज्यादा हो जाए। इस बार 55,000 मेट्रिक टन देने का इंडिया में हुआ है फरवरी तक। ठीक है, पर शुगर नहीं देता है, बासमती राइस। इनफैक्ट राइस सबसे ज्यादा मिलता है, बासमती नहीं। ठीक है, तो राइस जब देता है तो राइस में फ्लडिंग टेक्निक यूज होती है, तो बोला जा सकता है इंडिया इज ए वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। राइट। जब भी हम बोलते हैं भारत वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो उसका मतलब यही होता है कि राइस शुगर हम जब देते हैं दुनिया को, तो हम वाटर ही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब में तो वाटर ही जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, देखिए यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर मैं मान लीजिए आप में से किसी को यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया जाए और बोला जाए 20 लाख विद्यार्थियों का फॉर्म आया है सर, इसमें से 2000 का चयन होगा, तो आपके लिए क्या सरदर्द है? आप विद्यार्थी नहीं, अब चेयरपर्सन का प्रॉब्लम समझिए, उनके लिए क्या सरदर्द है? निगेटिव मार्किंग क्यों लाया गया? ताकि मैक्सिमम लोगों को निकाला जा सके। रिजेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, रिजेक्शन प्रोसेस है। तो क्या करेंगे जिससे निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो, ज्यादा लोग रिजेक्ट हों? वो आपको ऐसा सवाल देंगे जो आपको लगता है कि आपको पता है, और उन्हें पता है कि आपको लगता है कि आपको पता है। ठीक है, तो जो भी ऑब्वियस आंसर आपको लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी क्यों मांग रहा है? वो काफी साइंटिफिक वे में लिखा गया है। अभी नई एनसीईआरटी आ रही है, उसको भी पढ़ना होगा। जो कुछ टीचर लोग बोलते हैं पुरानी एनसीईआरटी, वो वही पढ़ करके ना बड़े हुए हैं, तो नई एनसीईआरटी क्यों आपको बताएंगे? फिर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी, उनकी समस्या बढ़ जाएगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। जो नई एनसीईआरटी है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि जब भी रेफरेंस लिया जाएगा आपके क्वेश्चन को बनाने का बाय द बोर्ड, वो नई एनसीईआरटी लेगी। तो रेफरेंस मटेरियल उनके पास नई एनसीईआरटी है, आप पढ़ पुरानी रहे हैं तो कहां से आंसर दे पाइएगा? हमें एग्जाम क्लियर करना है ना। आप लोग यहां पर किस लिए हैं? क्योंकि धर्मात्मा बनना नहीं। यू आर हियर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। ठीक है, अब मैंने बोला वाटर गजलर शुगर केन है, और मैंने बोला कि जैसे डेल्टा के पास जा रहा है क्लेईनेस बढ़ रहा है। राइट, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है या कम है? अलुवियल सॉइल की ज्यादा हो गई, क्लेईनेस ज्यादा है। तो फिर शुगर केन क्यों नहीं हो रहा है? वाई बंगाल डज नॉट हैव शुगर केन प्रोडक्शन? बंगाली लोग मीठा खाते हैं, कम से कम खुद के लिए तो उगा ही सकते हैं शुगर केन, पर नहीं उगाते हैं। क्यों? अलुवियल सॉइल ही है। अलुवियल सॉइल की ही 3 प्रजाति है, सैंडी, सॉल्टी, सैंडी, सिल्टी एंड क्लेई। उसी की प्रजाति है, अलुवियल सॉइल ही है। तो होल्ड कर लेता है, तो उसको तो चाहिए ही। आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में नहीं आती है बेटे। दुबरी के बाद तो वो बांग्लादेश में चली जाती है, मेघना बन के, सॉरी जमुना बन के। देखिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, वो आपकी बेस है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा ना, तो फिर वो रट्टू वाला आप लोग दिमाग अप्लाई कर रहे हैं। आई लव द वे यू आर ट्राइंग टू अप्लाई द लॉजिक, ओके, बट द मियर थिंग इज दैट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। तो फैक्ट ही नहीं पता है, कुछ गलती नहीं है ये बोल देना कि बांग्लादेश में या
बंगाल में ब्रह्मपुत्र आ जाती, कुछ गलती नहीं है, नहीं जानकारी है, या बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में उन्होंने बोला। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब ना आएगा। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जब पानी ज्यादा हो जाएगा ना शुगर केन में, तो उसमें एक डिजीज हो जाती है, उसको कहते हैं रेड रॉट। लिख लीजिए, रेड रॉट। जो लोग गन्ना वाले क्षेत्र में कभी रहे होंगे, या कभी गन्ना उन्होंने गन्ने के खेत में गए होंगे, तो कभी कभी ऐसा गन्ना आ जाता है बचपन में कि बच्चे लोग आसानी से उसे छिल के खा सकते हैं अपनी दांतों से। ठीक है, तो वो खोखला होता है वो गन्ना अंदर से, उसके अंदर में रेड रेड का कीड़ा लगा रहता है। ठीक है, तो रेड रॉट कब लगता है? जब गन्ना के अंदर खोखलापन आ जाता है और सुक्रोज की, खोखला है तो सुक्रोज फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो रेड रॉट वो इसी की वजह से होता है, फ्लडिंग की वजह से होता है। क्यों होता है? फ्लडिंग की वजह से मान लीजिए किसी एक में डिजीज है ना, तो सब में फैल जाएगा। ठीक है, रेड रॉट की वजह से बंगाल में, बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बंगाल में अराउंड 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, अराउंड। ठीक है, तो इसकी वजह से राइस होता है और जूट होता है। कहीं कहीं लिखा गया है शुगर, सॉरी, कहीं कहीं लिखा गया है शुगर केन और कॉटन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, पर हिस्टोरिकली शुगर केन कभी हुआ नहीं है वहां। ठीक है, वहां पर जो शुगर यूज करते हैं अपनी मिठाइयों में, गुड़ को जो ट्रेडिशनली यूज करते हैं, वो खजूर का होता है, दैट इज पाम शुगर। ट्रेडिशनली, अब बदल सकता है। ठीक है, पाम शुगर जो ट्रेडिशनली बनती थी मिठाइयां, उसमें पाम शुगर यूज होता था, खजूर गुड़। अगेन इसमें जिंक ज्यादा होता है, और अभी ठंड का मौसम है, तो आप लोग खजूर गुड़ को का चाय, उसमें अदरक कूट के डालिए, काफ़ी अच्छा होगा। ऑनलाइन मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है इसका टेस्ट खजूर गुड़ का। ठीक है, और काफ़ी ऑर्गेनिक है। ठीक है, थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा पर काफ़ी अच्छा होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्मल गुड़ हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है खजूर गुड़। ठीक है, बंगाली एक मिठाई भी होता है, जौल भरो भरी संदेश। ठीक है, उसमें यही अंदर में यही होता है, खजूर गुड़। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ वी शुड कम टू रीजनल। अच्छा, आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं क्योंकि ज्योग्राफी है तो पिक्चर्स आर नेसेसरी, तो आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग रीजनल डिवीजन ऑफ, इसको हटा देते हैं, हट जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पिक्चर दिखा दूं कुछ। हाँ, ठीक है, अलुवियल फैंस, हाथ पंखे की तरफ हुआ। भावर अलुवियल फैंस ऑफ हिमालयन रिवर, यहाँ पे कोर्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, कोर्सर मटेरियल जो काफी भारी भरकम हो, कोर्सर हो। लार्ज बोल्डर्स, पेबल्स, सैंड्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बोला, जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पास जाइएगा आपको मिल जाएगा। श्रीनगर आपको मिल जाएगा, श्रीनगर उत्तराखंड, वहां मिल जाएगा। कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। कश्मीर वाला तो गया नहीं हूं। ठीक है, कश्मीर वाले में चांस नहीं है, क्यों? एनी आइडिया? श्रीनगर जो कश्मीर में है, वहां पे कौन सी नदी है? झेलम, और झेलम ही डल लेक फॉर्म करती है क्योंकि वो डिप्रेशन है। ठीक है, ठीक है, और भावर जोन कहाँ होगा? जहां पे माउंटेन्स और प्लेन के जस्ट मिलने से पहले। ठीक है, जस्ट पहले होगा। ठीक है, हाई पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, दैट इज द रीजन। हाई पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी मतलब अंदर तक पानी चला जाता है, पोर्स हैं, बड़े बड़े पोर्स हैं, तो पानी नीचे चला जाता है, तो वाटर इज डिसअपियर। ठीक है, इस जोन में कोई सेटलमेंट नहीं होगा। ये ज्यादा चौड़ा जोन नहीं है, 3-4-5 किलोमीटर चौड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर होगा, 5 भी नहीं, 2 से 3 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, 2 से 3 या 1 से 2। ठीक है, 5 तो बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो इस जोन में सेटलमेंट नहीं होगा, कोई कल्टीवेशन भी नहीं होगा, राइट। बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके ऊपर क्या होगा? ये पानी नीचे है। ठीक है, बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, नीचे से आप पानी की आवाज सुनेंगे। हाँ,
The good thing about this is that whenever you are in this zone, you will hear the sound of water, but you will never see the water. पानी बहने का आवाज बहुत तेजी में आएगा आपको, पर पानी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, कभी मौका मिले तो ऋषिकेश से ऊपर जाइए, ठीक है, श्री गंगानगर बाय रोड जाइएगा, सॉरी श्री गंगानगर नहीं, श्रीनगर, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप जब ऋषिकेश जाते हैं ना, तो ऋषिकेश से बाहर जैसे आइएगा ना, तो वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ भी आपको 400-500 मीटर ये कोर्सर मटेरियल्स दिखेंगे, उसके नीचे से भी पानी बह रही होती है। ठीक है, पर आपको पानी नहीं दिखता है। ठीक है, वाटर चैनल, थिन वाटर चैनल होता है, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, पर यही है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, ज्योग्राफी में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तराई बेल्ट, मैंने आपको बोला कि वाटर जो होता है वो काफी स्टैग्नेंट हो जाता है। ठीक है, और रिवर यहाँ पे डिसअपियर होगा काफी, सॉरी रिवर यहाँ पे रीअपियर होगा भावर जोन के बाद। ठीक है, भावर जोन के बाद रीअपियर होगा और रीअपियर होके काफी फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी स्वम्पी एरिया मिलेगा। और ये जो साल ट्री है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सखुआ, सागवान नहीं, सखुआ। ठीक है, टीक है। ठीक है, TEAK, हाँ TEAK, टीक जो है वही है, और ये नेचुरली फॉरेस्ट में मिलता है। ठीक है, और आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, इंडिया में कोई स्टेट जहां का जो टीक वुड है उसको GI टैग मिला है? ये सब रिसेंट न्यूज है, 1-2 साल का, और ये आपको आएगा अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपसे एक्सपेक्टेड है। ये जीके है, GS नहीं है जो मैं भी पूछ रहा हूं। नीलांबुर टीक, लिखिए नीलांबुर टीक, केरला। हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा और नेचुरल फॉरेस्ट होगा तो साल ट्री मिलती है। ठीक है, जो लोग उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल एरिया से आए हैं, वहाँ पे जो मतलब भोज वोज होता है या फिर प्रसाद मिलता है, वो पत्तल की थाली होती है, वो इसी का बना होता है, इसी के पत्ते का थाली बना होता है। ठीक है, तराई ऑफ बंगाल एंड बिहार आर मोर डेवलप्ड, उसके बाद में हम जाएंगे। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि द्वार्स, ठीक है, तो ये तराई बेल्ट जो है ना, ये वेस्ट बंगाल का, आप देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादा अच्छा डायग्राम बनेगा। देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, ऐसा ही है शेप वाइज। ये क्या है आपका, डेल्टा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हिमालयन स्टेट्स में आएगा या नहीं आएगा? आप क्वेश्चन पूछ दिए तो सर आएगा ही, पर क्यों आएगा बता दीजिए। हाँ, इधर दार्जिलिंग है, नीचे जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी का मतलब ही हुआ है कि जहां पे जल फैला हुआ हो, तराई बेल्ट है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको वेस्ट बंगाल को कहते हैं पारा डेल्टा। रिलेटिवली किसी जमाने में डेल्टाइक सॉइल्स थे यहाँ पे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवर नीचे आई। ठीक है, रिवर नीचे आई क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ डिपोजिशन हुआ, तो दिस इज नोन एज पारा डेल्टा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है आपका, दार्जिलिंग है। ठीक है, तो इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, सॉरी लैटिट्यूडनल वैली है, लैटिट्यूडनल वैली,
वैली, ठीक है, इसी को कहते हैं द्वार्स, ठीक है। एग्जाम्पल अलीपुर द्वार, ठीक है, टी गार्डन्स के लिए फेमस है। बोला तो लैटिट्यूडनल वैली, तराई बेल्ट और शिवालिक रेंज के बीच में, ठीक है। लैटिट्यूडनल वैली वो कैसे बना हुआ है? हाई अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स, दीज सिल्ट्स मे बी लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट, आपको तो बताया था ना, दो माउंटेन रेंज है, इधर देख लीजिए, ठीक है। यहां पे डिप्रेशन में पहले लेक बना, ठीक है, फिर लेक का पानी निकल गया तो लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट हुआ। कल बताया था लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट, एलडी से बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो जो लेक के अंदर का सेडिमेंट्स था उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैली फॉर्मेशन होगा, वैली फॉर्मेशन, और दो माउंटेन रेंज के बीच का है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा? लैटिट्यूडनल होगा। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का ऐसे ऐसे, ठीक है।